एपिसोड 1 की शुरुआत होती है अमृता नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो कि एक खंडरनुमा मैंशन में बेहोश थी और बस उसकी अंतरात्मा यही कहे जा रही थी कि उसका खेल अब समाप्त हो जाएगा। खैर, अब कहानी यहाँ से कुछ दिन पहले जाती है कि अमृता आखिर इस हाल में कैसे पहुंच गई। हम एक न्यूज को देख पाते हैं कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के चीफ डायरेक्टर कालिदास कई दिन से मिसिंग है, जिसके चलते उनकी वाइफ तुलसी को हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा और उनकी बेटी अमृता इस चीज से सदमे में थी। काफी दुखी है क्योंकि वो अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। मीडिया ने भी उसका जीना हराम कर रखा है क्योंकि हर जगह यही खबर फैली हुई है कि कालिदास जी गद्दार हैं। वो कुछ चुरा के भाग गए हैं जो कि नेशनल प्रॉपर्टी थी, काफी कीमती थी। तभी अमृता अपनी माँ को हॉस्पिटल देखने जाती है, जिनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था क्योंकि उनको अपने पति के ऐसे गायब होने का गहरा सदमा पहुंचा था, जिसके चलते डॉक्टर्स अमृता को सजेस्ट करते हैं कि वो उनको घर पर ही ले जाए, जहाँ पर अमृता के साथ एक नर्स भी रहती है जो कि उनका ख्याल रख रही थी। और अब अमृता के सामने बस एक ही सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर उसके पिता गए कहाँ। पर वो गद्दार तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार थे। खैर, अब वो पीसी के अंदर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के बारे में कुछ रिसर्च कर रही होती है और सीधा जा पहुंचती है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जयप्रकाश जी के पास में, ताकि वो अपने पिता के बारे में कुछ जान पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ उसे कुछ पता नहीं चलता और जयप्रकाश इनडायरेक्टली उसके पिता को गद्दारी बोल देता है। लेकिन अमृता के पास में एक हिंट था कि उसके पिता आखिरी बार मेंशन 24 में ही देखे गए थे, जिसका नाम सुनते ही यहाँ पर जयप्रकाश काफी ज्यादा भौचक्के हो जाते हैं। खैर, वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है जहां पर पूरा डिपार्टमेंट मेंशन 24 के नाम से कांप उठता है क्योंकि ये जगह हॉन्टेड थी। और हाँ, ये कहानी हैदराबाद की है जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट सिटीज में से एक है। सबका मानना था कि वहां पर जो कोई भी गया है कभी लौट कर नहीं आया और उसकी कोई मदद नहीं करता, लेकिन कहते हैं ना कि अंधेरे में उम्मीद की किरण जरूर जागती है। अब वहाँ पर बैठा हुआ हवलदार अमृता को मेंशन 24 की लोकेशन बता देता है। अब वो बिना देरी किए जा पहुँचती है मेंशन 24 में, जो की एक 6 मंजिला मेंशन था जिसके अंदर ढेर सारे कमरे थे। वहां पर अमृता को एक बीजुका यानी कि स्केयर क्रो भी दिखाई देता है, साथ ही साथ रेवन बर्ड भी दिखती है। दिस रेवन बर्ड अगेन। एनीवेज, यहाँ का माहौल बहुत भयानक था और सुनसान इलाका था। ये शहर से दूर नॉर्थ की तरफ था, शहर से काफी ज्यादा अलग और काफी ज्यादा डरावना। सेटअप बिल्कुल रिचुअल वाली प्लेसेस जैसा लग रहा था। खैर, अमृता डायरेक्ट मेंशन में न जाते हुए यहाँ के चौकीदार के घर पर जाती है, जहाँ पर गार्ड को देखकर उसे शॉक लगता है क्योंकि जो जगह इतनी हॉन्टेड थी वहाँ पर गार्ड पहरा किस चीज पर दे रहा था और यहाँ पर उसको किसी के होने का एहसास और घुंघरूओं की आवाज बार बार आती रहती है। अमृता उसको बताती है कि वो एक जर्नलिस्ट है और मेंशन 24 पे आर्टिकल लिखना चाहती है और उसको यहाँ की पूरी हिस्ट्री जाननी है। गार्ड उसको विक्रम बेताल की कहानी सुनाता है कि दोनों सवाल जवाब खेल रहे थे, लेकिन शायद बेताल को भी कुछ ऐसा जानना था जिसके बारे में वो वाकई में नहीं जानता था। तभी गार्ड अमृता को यहाँ की कुछ कहानियां सुनाने वाला था क्योंकि अमृता को यकीन नहीं था कि हॉरर या फिर भूत जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। अब गार्ड की एक आंख पर यहाँ पर घाव भी था जिस पर उसका ये कहना था कि उसको रेवन बर्ड ने पंजा मार दिया। अब यहाँ पर कालिदास और अमृता की मेन कहानी के साथ साथ हमको इस सीरीज के 6 एपिसोड्स के अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स की कहानियां सुनने को मिलेंगी जो कि इसी मेन टाइमलाइन से थोड़ी बहुत जुड़ी हुई हैं। तो पहली कहानी है इसी मेंशन के रूम नंबर 504 की, जहाँ पर चतुर्वेदी नाम का एक राइटर अपने बच्चे भी से दूर इस मेंशन में अपने टाइपराइटर की मदद से बदमाश बच्चों पे एक आर्टिकल लिख रहा था या फिर ये कहें कि किताब लिख रहा था। खैर, वो ड्रिंक करने उठता है तो उसका टाइपराइटर खुद पे खुद लिखना शुरू कर देता है कि बच्चे बगल वाले रूम 404 में है, शोर ना करे। उसका टाइपराइटर भी अचानक से गायब हो जाता है जिससे वो बहुत घबरा जाता है। अब डरते हुए वो सर दर्द की दवाई लेने एक फार्मेसी में चला जाता है जहाँ पर हमारी आनंदी स्टोर एम्प्लॉय होती है। तभी एक लड़का भी उससे कुछ चीजें मांगने आता है जो कि सर्जरी के इक्विपमेंट्स लग रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर ये सब नहीं था और वो कहती है कि वो पास वाली दुकान पर जाकर ये सब ले सकता है। और अब चतुर्वेदी भी दवाई लेके वहाँ से निकल जाता है। घर पर आता है तो टाइपराइटर ढूंढने के लिए वो कॉरिडोर में चला जाता है तो उसको एक बच्चे के पैर का जूता मिलता है। फिर उसका टाइपराइटर अचानक से नीचे आ गिरता है और लिखने लगता है कि आज उसकी आखिरी रात होगी। खैर, वो घबराते हुए नीचे वाले फ्लोर पर आता है और रूम नंबर 404 में जाकर डोर को पीटने लगता है, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आता। लेकिन उसी फ्लोर पे एक रूम से एक प्रेग्नेंट लेडी बाहर आकर उसको डांटने लगती है कि वो शोर ना करे। और इस चीज को भी देखकर चतुर्वेदी मन में ये कहने लगता है कि एक और बच्चा धरती पे बोझ बनने आ रहा है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि वो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब उसको रूम 404 के शू रैक में दुनिया भर के जूते मिलते हैं। बच्चों को सबक सिखाने के लिए चतुर्वेदी शूज को पैक करके कूड़ेदान में फेंक देता है कि तभी एक दाढ़ी वाला डरावना व्यक्ति उसके सामने आकर श्री भगवत गीता के श्लोक सुनाने लगता है। इसको इग्नोर करते हुए चतुर्वेदी वहाँ से निकल जाता है, लेकिन ये दाढ़ी वाला व्यक्ति रूम 404 में 3 बच्चों के भूत को देखता है और खुश होकर वहाँ से चला जाता है। ये बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है इस सीरीज का।
खैर अब क्या था, चतुर्वेदी के रूम के अंदर ढेर सारे बच्चों की स्पिरिट्स आ जाती है, जिसके अंदर एक छोटी बच्ची भी होती है जो कि शायद से उसका खेल समाप्त कर देती है। अब इस कहानी को सुनकर गार्ड कहता है कि राइटर उस दिन के बाद कभी नहीं मिला। इस पर अमृता का जवाब ये था कि गायब हुआ है, मरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि चतुर्वेदी को बच्चों से चिढ़ थी, सारी किताबें उसकी फैमिली के खिलाफ हुआ करती, तो शायद से उसको पीडोफोबिया था। वो अपनी फैमिली से शायद दूर भाग गया होगा। और अमृता अब अपने घर चली जाती है और अगले दिन आने के लिए कहती है। इसके साथ ही फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 शुरू होता है अमृता को दिखाते हुए, जिसको रूम 504 के बच्चों की स्पिरिट दिख रही थी और डरते हुए वो उड़ जाती है, जिसके बाद वो फिर से जा पहुंचती है उसी गार्ड के पास और एक और कहानी शुरू होती है जो कि रूम नंबर 203 में रहने वाली लड़की स्वप्ना की होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि फार्मेसी में काम करने वाली वही लड़की है, यानी कि हमारी प्यारी आनंदी है, जिससे कि एपिसोड 1 में राइटर चतुर्वेदी ने दवाई ली थी। उसकी रेडियो में एक खबर भी चल रही होती है कि किसी ने अपने बीवी और 7 साल के बच्चे को खत्म कर दिया है और वो फरार है। तभी हम नोटिस कर पाते हैं कि स्वप्ना की माँ ने ही उसको पाला पोसा है। उसके पिता उसकी माँ के प्रेग्नेंट होने की तुरंत बाद ही उनको छोड़कर भाग गए थे और ये चीज उसकी माँ ने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन स्वप्ना ऐसी नहीं थी। स्वप्ना का भी एक बॉयफ्रेंड है और उसकी माँ को इसके बारे में सब पता है, लेकिन उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी माँ की बिल्कुल नहीं सुनती। उसका ये कहना है कि जो उसको चाहिए उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। खैर वो फार्मेसी जाती है जहाँ पर एपिसोड 1 वाला सीन आता है, जहाँ पे राइटर और वो लड़का उससे कुछ लेने के लिए आए थे। अब अचानक से इस साइड से उसकी कलीग उससे ये कहते हैं कि वो गलत पिल्स लेकर एडिक्टेड होती जा रही है और उसका बॉयफ्रेंड शादीशुदा व्यक्ति है, उसको अपनी माँ की बात मानकर शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली वो किसी की नहीं सुनती। और तभी उसके बॉयफ्रेंड का उसको फोन आता है और वो दोनों बात करने लगते हैं, जहाँ पर स्वप्ना का बॉयफ्रेंड उसको ये कहता है कि वो रात को घर आके कुछ बात करेगा, लेकिन टू स्वप्नाज एंड अवर शॉक उसकी कलीग अभी अभी गेट से अंदर एंटर करती है, जो कि किसी का कर्ज चुकाने की बात कर रही थी। स्वप्ना उसको देखकर बिल्कुल चौंक जाती है कि अगर ये अभी यहाँ पर आई है तो अब तक वो किससे बात कर रही थी। एनीवेज अब रात में उसका बॉयफ्रेंड घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो फुल ऑन सेक्सी तरह से रेडी हो रखी थी। हमारी आनंदी यहाँ पर वाकई में काफी बड़ी हो गई है। एनीवेज ये दोनों आपस में बातें करते हैं, जहाँ पर हम जान पाते हैं कि इनका रिश्ता 7 साल से चल रहा है। स्वप्ना ने अपने बॉयफ्रेंड को कुछ गलत करने की भी सलाह दी थी काफी पहले, और इन सब के चलते वो दोनों रोमांस करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन तभी देर रात में स्वप्ना को घर के अंदर किसी के होने का एहसास होता है। गेट अब खुद पे खुद खुल जाता है, उसके कंधे पे किसी का हाथ आता है और स्वप्ना ढेर सारी पिल्स खाकर सो जाती है। अगले दिन अब पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए फार्मेसी में आती है, क्योंकि स्वप्ना के बॉयफ्रेंड ने ही अपने बीवी और बच्ची को मार दिया था और भागकर यहाँ आ गया। वो तुरंत ही घर जाती है और तभी उसकी माँ का फोन आता है, जिससे हड़बड़ी में बात करते हुए वो फोन को रख देती है और उसकी माँ को पता चल जाता है कि वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी है और वो भागने का प्लान करने लगती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बस एक ही बात रिपीट कर रहा था कि मैं यहाँ पर आया हूँ बेबी, किसी को बताना मत। तभी स्वप्ना को बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि दरवाजे की बेल रिंग होती है और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड ही था। वो उसको अंदर बुलाती है और बस वो अचानक से दिमानिक हो जाता है। पूरे घर के अंदर खून ही खून हो जाता है और फिर स्वप्ना का क्या हुआ किसी को एग्जैक्टली पता नहीं चलता, क्योंकि अगले दिन जब पुलिस आकर देखती है तो उसकी लाश बाथटब में पड़ी हुई थी और हथौड़ी से उसके ऊपर वार हुए थे। इनफैक्ट उसकी माँ ने पुलिस को बताया भी था कि जब ऐसा हुआ तो वो फोन पे थी और उसके बॉयफ्रेंड ने ही ऐसा किया होगा एज वो वहाँ पर था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि अपने भी बच्चे को खत्म करने के बाद उसने खुद को खत्म कर लिया था, यानी कि वो घर पर कभी आया ही नहीं, यानी कि उसका भूत वहाँ आया और अपनी गर्लफ्रेंड को खत्म किया, क्योंकि उसी की वजह से ऐसा आज हो रहा था। अब कहानी सुनने के बाद में इस चीज को अमृता एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है कि असल में स्वप्ना अपनी माँ की तरह नहीं थी। अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए उसने उसको उकसाया कि वो अपनी फैमिली को खत्म कर दे। और जब ये न्यूज उसने रेडियो पर सुनी जो कि स्टार्टिंग में चल रही थी, तो उसने इस चीज को अच्छे से सुना था और उसे इसी चीज का गिल्ट था। उसको ये नहीं पता था कि उसका बॉयफ्रेंड खत्म हो गया है, लेकिन एक गिल्ट उसके अंदर था, क्योंकि शी न्यू कि 7 साल का बच्चा किसका था। अब स्ट्रेस को कम करने के लिए वो पिल्स खाने लगी थी और बस उसने हेलुसिनेशन के चलते खुद को ही खत्म कर लिया, खुद की ही हथौड़ी से खुद को मार दिया। और इसी के साथ में एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है अमृता को दिखाते हुए, जो कि घर वापस आती है, अपनी माँ को चेक करती है और अपने फादर के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है और खाना तक नहीं खा पाती। खैर वो वापस उसी गार्ड के पास जाती है जो कि कहानी सुनाता है रूम नंबर 605 यानी कि 605 की, जहाँ पर एक ब्रोकर एक परिवार को इस जगह और रूम 605 में लेकर आता है, वो भी काफी सस्ते में 7,000 प्रति महीने पर। अब इस परिवार के अंदर हस्बैंड है, वाइफ राधा है, जो कि पिछली कहानियों की स्वप्ना की ही कलीग है, यानी कि फार्मेसी में काम करती है, और उनके 2 बच्चे जिसका नाम देवी अम्मा और चिंटू है, और उनके दादाजी भी हैं।
इन बच्चों की दादी का नाम भी देवी अम्मा ही था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और उसके बेटे और पति को इसका सबसे ज्यादा दुख है। और राधा की बेटी का नाम उन्हीं के नाम पर उसके हस्बैंड ने ही रखा था। खैर, ब्रोकर अब पैसे लेके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज कि ब्रोकर 613 रूम में जाने के लिए मना करता है, क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति आत्माओं से बात किया करता था और वो कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता। इस पर राधा का पति कहता है कि ये बात उसको पता है, जो कि और भी ज्यादा वियर्ड थी। और 613 में वही आदमी था जो कि अमृता को यहाँ पर मेंशन के पास मिला या फिर हमको दिखाई दिया था, यानी वही मिस्टीरियस मैन, जो कि राधा के पति से एक बात कहता है कि मौत सबको आनी है, उसको कोई बदल नहीं सकता। और ये इनडायरेक्टली इसलिए बोला गया था क्योंकि वो अपनी माँ के दुख में था और उनसे ही बातें करने यहाँ पर आया है, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर आत्माओं का मास था। एटलीस्ट कहानियां प्रचलित थी। खैर, राधा तो अब निकल जाती है अपने काम पर, और ठीक उसी पल पर ये कहानी चल रही है जब स्वप्ना को उसके बॉयफ्रेंड का फोन आया था, या फिर ये कहे कि हेलुसिनेशंस हुए थे, क्योंकि उसी वक्त तो राधा किसी के कर्ज चुकाने की बात कर रही थी। और तब जाकर वो स्वप्ना को उसी दिन बताती है कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पति का अपनी माँ के जाने का गम इतना बड़ा था कि सब बर्बाद हो गया। वो बिल्कुल भी बदलते नहीं है और इसलिए उनको घर बदलना पड़ गया, और उसका पति बस अपनी माँ की आत्मा से बात करने के पीछे पड़ा हुआ है। मीनवाइल राधा के पति ने अपने बच्ची को दादी की कहानी सुना कर एक्साइटेड कर दिया था, और जब राधा काम पे थी ये सभी मिलकर चले जाते हैं रूम नंबर 613 में, जहाँ पर रिचुअल करके देवी अम्मा की आत्मा अपनी ही पोती में चली जाती है, जहाँ पर उनको पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ी तांत्रिक हुआ करती थी, भूत भगाना वगैरह किया करती। उनकी मौत भी हो गई थी, और जब राधा का पति छोटा था और उन्होंने उसको ये कहा था कि वो लौट कर रहेंगी और फिर सभी साथ रहेंगे। खैर, देवी अम्मा अपनी पोती के शरीर में आकर सभी को अपने साथ चलने के लिए कहती है, और बस फिर क्या था, पूरी फैमिली लटक जाती है, जिसको उनकी काम वाली आकर देखती है और सबको इन्फॉर्म करती है। अब गार्ड देवी अम्मा यानी इस बच्ची की डायरी दिखाता है जिसके अंदर रिचुअल्स थे, लेकिन अमृता इस बात पर भी यकीन नहीं करती और कहती है कि राधा का पति मेंटली सिक था, बच्चों को उल्टी सीधी कहानी सुनाई और बस सब लटक गए। वो लोग कर्ज में डूबे हुए थे और कर भी कह सकते थे, अदरवाइज राधा को कर्जदार के यहाँ पर गलत काम करने जाना पड़ता, इसलिए उसने भी सबको बचाने की कोशिश नहीं करी। बेसिकली परिवार मेस्ड अप था और बच्चों को ऐसी बेकार कहानियां नहीं सुनानी चाहिए। अमृता अब गार्ड को अपनी आंख के लिए एक दवाई देकर वहाँ से निकल जाती है, जिसके साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत भी अमृता को दिखाते हुए ही होती है, जहाँ पर वो अपनी माँ की देखभाल नर्स के साथ कर रही थी, लेकिन तभी नर्स नोटिस करती है कि अमृता की माँ तुलसी की दवाई का बॉक्स वहाँ नहीं था, और वो नोटिस करती है कि ये बॉक्स कहीं और है, खुद पे खुद हवा में लेविटेट हो रहा है। साथ ही साथ उसको पायल पहने किसी के पैर नजर आते हैं जो कि काफी भयानक थे, लेकिन अमृता कहती है कि इंसान ही इंसान को डराता है और मारता है, वो तो वगैरह कुछ नहीं होते। खैर, अब अमृता वापस से गार्ड के पास जाती है, जो कि उसको रूम नंबर 409 में रहने वाली एक भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर लेडी राधिका की कहानी सुनाता है, और ये वही प्रेग्नेंट महिला है जिसने एपिसोड 1 में राइटर चतुर्वेदी को डांट लगाई थी। एंड यस, राधिका प्रेग्नेंट भी है। एनीवेज, राधिका एक काफी अच्छी क्लासिकल डांसर है जिसको शीशे में अपनी ही परछाई मारने पे तुली हुई है, और तभी वो नींद से जाग उठती है क्योंकि ये एक बुरा सपना था। राधिका को ऐसे सपने बहुत महीने से आ रहे थे, यानी कि वो जब से प्रेग्नेंट हुई थी, जिस वजह से उसको डांस रोकना पड़ता है। राधिका को हमेशा ऐसा लगता रहता है जैसे कोई चुपके से उसकी पिक्चर्स को क्लिक कर रहा हो। वो अपने हस्बैंड से भी वीडियो कॉल पर इस संदर्भ में बात करती है, लेकिन वो राधिका को बहला फुसला देता है और उसके लिए एक डॉल गिफ्ट के तौर पर भेज देता है। खैर, घर के अंदर राधिका उस डॉल को अपनी बाकी डॉल्स के साथ रख देती है, और जैसे ही वो मुड़ती है तो हम डॉल को खुद पे खुद हिलता हुआ देख पाते हैं। वो अब चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसके पास्ट के बारे में कुछ बोलती है और कहती है कि उसको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और उसके हस्बैंड को उसके पास्ट के बारे में सब कुछ पता भी है, लेकिन राधिका की पिक्चर्स कोई ना कोई क्लिक कर रहा होता है और उसके पास किसी प्राइवेट नंबर से उसकी लाइव पिक्चर्स आती है। वो कॉल बैक करती है, लेकिन ऑब्वियसली कॉल नहीं लगती। अब घर के बेड के नीचे उसे एक डॉल दिखाई देती है, जिसको उठाने के लिए जब वो झुकती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस डॉल को एक भयानक स्पिरिट अपने पास खींच लेती है। अब इन सब से परेशान होकर वो एक हिप्नोटिज्म डॉक्टर यानी कि हिप्नोटिस्ट के पास जाती है, जहाँ पर वो बताती है कि पिछले 4 महीने से वो परेशान है, यानी जब से वो प्रेग्नेंट हुई है। तभी डॉक्टर उसका पास्ट रिवील करते हैं। असल में राधिका क्लासिकल डांस शो करके काफी अच्छे पैसे कमाया करती थी, लेकिन फिर उसको राजा नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था, जो कि उसकी ऐसे ही चुपके से तस्वीरें निकाला करता, क्योंकि वो एक फोटोग्राफर था। लेकिन होता यह है कि शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो जाती है और अपने करियर के चलते राजू को बिना बताए ही बच्चा अबॉर्ट कर देती है, और उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, जो कि उसके लिए सेम डॉल लेकर आया था जो कि अपने आप मूव हो रही थी।
और सबसे बड़ी बात कि इसी बच्ची की आत्मा उसको परेशान कर रही है। हमको यही पता चलता है कि इसी गम में राजू ने खुद को भी खत्म कर लिया था, क्योंकि वो बच्चा चाहता था। वो सब क्या था, अंत में राजू और बच्ची की स्पिरिट उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन अमृता गार्ड को बताती है कि राधिका को भूत ने नहीं बल्कि उसके पास्ट ने मारा है, क्योंकि प्रेग्नेंट होते ही वो गिल्ट, वो ट्रॉमा और राजू की याद वापस आ गई थी। इसके चलते उसने खुद को खत्म कर लिया, ना कि किसी भूत ने उसको मारा। उसने सीढ़ियों से गिरकर खुद की ही जान दे दी। खैर वो अपने घर वापस आ जाती है और उसके घर का गार्ड उसको कुछ बताता है और सीसीटीवी के बारे में भी कुछ कहता है, जिसके साथ ही एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 शुरू होता है वहीं से जब अमृता के गार्ड ने उसको कुछ बताया था। वो नोटिस करती है कि उसके पापा के कमरे को किसी ने पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। अब वहाँ पर उसके द्वारा बचपन में बनाई गई कुछ ड्राइंग्स भी मिलती हैं, जहाँ पर अमृता के लिए उसके फादर हीरो फिगर थे। वो काफी इमोशनल हो जाती है। फिर वो अपने पिता की जर्नल को चेक करती है, जिसके अंदर मेंशन 24 के बारे में ही लिखा गया था, यानी कि मेंशन के रूम नंबर 24 के बारे में। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि मेंशन 24 के पास एक्सकवेशन का काम चल रहा था, जिस दौरान कालिदास जी को एक बहुत ही खास बक्सा मिला था। यहाँ पर हम जयप्रकाश को भी देख पाते हैं, यानी जयप्रकाश ने अमृता से झूठ कहा था कि वो उसके पति को इतने अच्छे से नहीं जानते और इस महीने की 12 तारीख के बाद वो कहाँ गए। खैर कालिदास इस बॉक्स को अपने घर लाकर चेक करते हैं तो उनको मिलता है एक रोल, जिसके अंदर एक लिपि थी और उसके अंदर कुछ लिखा था, जो कि 1947 15 अगस्त से रिलेटेड है। मेंशन 24 में कुछ न कुछ ऐसा था जो कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए महत्वपूर्ण था। इनफैक्ट वो खुद भी वहाँ पर जाकर चेक करते हैं, ऐसा हमको पता चलता है। अब अमृता सीधा मेंशन 24 के अंदर चली जाती है और वही मिस्टीरियस मैन फिर से भगवत गीता के श्लोक को कहता है। उसका ये कहना था कि अमृता को फूक फूक के कदम रखना होगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगी। खैर वो रूम नंबर 24 को देखती है, जहाँ पे ताला लगा हुआ था और उसे फिर से पायल की आवाज आती है। वो ताले को पत्थर से तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। जिसके बाद वो गार्ड के पास एक और कहानी सुनने जाती है, जो की थी रूम नंबर 307 में रहने वाले लड़के लिली की, जो की एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है। और इसी लड़के को हमने शुरुआती एपिसोड में स्वप्ना के पास फार्मेसी में कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट्स मांगते देखा था। और देख रहे हो कि कैरेक्टर्स कैसे एक दूसरे से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। खैर लिली काफी अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और कुक भी काफी अच्छा था। साथ ही साथ वो मीट स्टोर करके रखता है, जो कि इंसानी मांस है। जी हाँ, जिसको वो फ्रेजाइल बॉक्सेस में रखकर बेचा करता, जिसके उसे काफी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। यानी कि वो बिल्कुल साइको किलर था। और ह्यूमन मीट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारे स्कल्पचर्स भी इसलिए रियल लगते हैं क्योंकि उसने बहुत से लोगों को मार कर इनको बनाया है। अब लिली को लड़कियों का भी बहुत शौक है, या फिर ये कहे कि अपने स्कल्पचर्स के लिए वो ऐसा करता है। खैर अब वो रेड लाइट एरिया से एक सुल्ताना नाम की लड़की को पिक करता है, जो कि घर के अंदर इन स्कल्पचर्स को चेक कर रही थी। तो उसकी नजर सेंटर में लगे एक पीस पर जाती है, जिसका नाम जैसी था, जो कि असली इंसान का सर था। इनफैक्ट सभी असली थे। खैर अब लिली सुल्तानों को इंसानी मीट खिलवाता है, जो कि उसको काफी अच्छा लगता है। वो सुल्तानों को ड्रिंक में मिलाकर बेहोशी की दवाई देने वाला था, लेकिन वो उसको नहीं पीती और ड्रिंक उसके बदन पर गिर जाती है, जिसके चलते वो वॉशरूम में जाके चेंज करती है और ये दोनों रोमांस करना शुरू करते हैं। कि तभी सुल्तानों को बार बार जैसी का भूत दिखाई दे रहा था, जिससे डर कर जब लिली चेक करने जाता है तो जैसी का सर वहाँ नहीं था जहाँ होना चाहिए था। और बस अब जैसी का भूत उसको खत्म कर देता है और सुल्ताना भी ये सब देख कर वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसको मेंटल इंस्टीट्यूट में भर्ती करवाया जाता है। खैर गार्ड तभी अमृता को टॉन्ट करता है कि खामोश कर दिया ना, आपको जवाब नहीं है और शायद अब आप डर चुकी हैं और भूतों पर विश्वास करती है। जिस पर अमृता कहती है कि हर चुप्पी यहाँ पर भूत प्रेत पर यकीन करनी नहीं होती। वो अगले दिन आकर जवाब देने के लिए बोलती है, जिसके साथ ही एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब हम आ जाते हैं इस सीरीज के फिनाले पर, यानी कि एपिसोड नंबर 6 पर। अमृता अब सुल्ताना के बारे में फुल ऑन रिसर्च करती है और जवाब मिलने पर पहुंच जाती है सिक्योरिटी गार्ड के पास, जहां पर वो बताती है कि ये कहानी तो सुल्ताना की है ही नहीं, बल्कि ये कहानी तो रजिया की है। जिसका नाम सुनकर गार्ड भी हैरान था, शायद उसको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। अब तक बेताल ने विक्रम को कहानियां सुनाई थी, लेकिन अब विक्रम बेताल को कहानी सुनाने वाला था, यानी अमृता गार्ड को। तो असल में रजिया भी एक कॉल गर्ल थी, जिसको लिली ने एक दिन एज अ क्लाइंट बनकर उठा लिया। अब कॉल गर्ल्स इसलिए क्योंकि मोस्ट केसेस में उनको कोई सर्च नहीं करेगा और उनकी कोई फैमिली होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। लेकिन लिली को यह आइडिया नहीं था कि रजिया की एक बहन भी हो सकती है, जिसका नाम कुछ और नहीं बल्कि सुल्ताना था। जी हाँ, लिली ने रजिया को मार तो दिया
और उसका अमीर भी कैनिबल लोगों को अच्छे पैसों में बेच दिया, लेकिन वो भूल गया कि पाप का बड़ा एक दिन भर ही जाता है। अब हुआ ये था कि सुल्ताना ने उस दिन अपनी बहन को लिली के साथ जाते देख लिया था, तो वो उसकी कार को भी पहचानती थी। उसके मिसिंग होने के बाद वो सेम पुलिस स्टेशन पर गई जहाँ अमृता गई थी। हवलदार ने उसको सब कुछ बता दिया था कि सुल्ताना वहाँ पर आई थी और मिसिंग सेक्शन में रजिया का नाम भी दिया गया था, लेकिन ऑब्वियसली उसे किसी की मदद नहीं मिली और सुल्ताना ने लिली की कार को पहचान लिया था और वो अक्सर वहाँ आया करता था, क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं था कि उसकी बहन भी थी। और बस फिर क्या था, वो उस रात उसके साथ गई। अपनी बहन का हाथ भी देख लिया था स्टोर के अंदर, क्योंकि उसने अपनी बहन के बर्थडे पे उसका ही नाम हाथ पे लिखवाया था। अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर सुल्ताना टूट जाती है। इनफैक्ट वो उसके मीट को भी खाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी। उसको अंदाजा हो गया था कि ये लड़का बिल्कुल साइको किलर है और ये मीट किसी और का नहीं, उसकी बहन का ही था जो कि उसको खिलाया जा रहा था। लेकिन ऑब्वियसली उसको नाटक करना पड़ा, क्योंकि वो जानती थी कि डायरेक्टली हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो वो लिली को नहीं खत्म कर सकती। तो उसने भूत और डर का सहारा लिया और बस लिली को खुद ही खत्म कर दिया और बचने के लिए पागल बनने की एक्टिंग कर ली, जिसके बाद वो फिट होकर बाहर आ गई। और शॉकिंगली ये सब बातें सुल्ताना ने खुद अमृता को बताई थी, जिसको सुनकर गार्ड शॉक्ड हो जाता है। और तभी अमृता चाबी मांगती है रूम नंबर 24 की, जिसके लिए वो यहाँ पर आई थी। गार्ड उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है कि वो बहुत समझदार है। इतना तो उसको भी नहीं पता था। वो रूम 24 में जाती है, जहाँ पर उसको एक कब्र के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता दिखता है। किसी के होने का एहसास पायल की छन होती है, लेकिन फिर भी वो डरती नहीं और दिमाग लगाते हुए कब्र को हटा देती है, जो कि नीचे से खोखला था और उसके नीचे बेसमेंट में जाने का एक रास्ता था। यानी कि कोई तो था जो कि नहीं चाहता था कि वो यहाँ आए, पर फिर भी वो नीचे चली जाती है और वहाँ पर उसको एक दीवार दिखाई देती है, जिसके अंदर एक कलावा फंसा हुआ था। इसको देखते ही अमृता रोने लगती है, क्योंकि वो उसने ही अपने पिता को बांधा था। वो हथौड़े से दीवार हटाती है और देखती है कि उसके पिता को किसी ने दीवार के पीछे ही चिनवा दिया, यानी कि ही वॉज डेड। वो बहुत रोने लगती है कि तभी वहाँ पर वही गार्ड आ जाता है, जिसका असल में नाम सीताराम है, जो कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का चीफ एक्सकवेशन सुपरवाइजर था। और उसको जयप्रकाश और पुलिस वाले ने उसी दिन बता दिया था अमृता के बारे में कि वहाँ पर वो आने वाली है। लेकिन ट्विस्ट तो यहाँ पर तब आता है जब अमृता पहले से ही उसके बारे में जानती थी और जयप्रकाश के बारे में भी उसने रिसर्च कर लिया था। शुरुआत में जो वो रिसर्च पीसी के ऊपर कर रही थी, उसने तभी सीताराम को देख लिया था और सब कुछ जान गई थी। वो तो बस यहाँ पर श्योर होने और राज से पर्दाफाश करने आई थी कि उसके पिता का आखिर हुआ क्या, और तब जाकर सीताराम पूरी कहानी बयां करता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस सीरीज के असली पत्ते। असल में इस मेंशन के 100 फीट ठीक नीचे एक खजाना छुपा हुआ है, जिसके बारे में जयप्रकाश, कालिदास और सीताराम को पता था। कालिदास जी यही सब कुछ पता करने यहाँ पर आए थे, यानी कि यह जगह हॉन्टेड थी ही नहीं। यहाँ पर खाली रूमर्स फैलाए गए थे ताकि यहाँ पर कोई और ना आ पाए। अब इस खजाने की कीमत इतनी ज्यादा थी कि क्या ही बात करें। मतलब कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के अंदर जो खजाना मिला था ना, उससे भी 10 गुना ज्यादा कीमती था ये। लेकिन कालिदास ईमानदार था और वो इस बात को हायर ऑफिसर्स और गवर्नमेंट को बताना चाहता था ताकि देश की तरक्की हो। लेकिन सीताराम ने उसको मार के इसी दीवार में चिनवा दिया। ऑफिसर, जयप्रकाश सब मिले हुए थे। इनफैक्ट तभी हम नोटिस करते हैं कि सीताराम के ही आदमी पैरों के अंदर पायल पहनकर लोगों को डरा रहे थे। उसके घर के अंदर मेडिसिन का इधर उधर होना, उसके घर में तोड़फोड़ हुई थी जो सिक्योरिटी गार्ड ने बताई थी, सीसीटीवी में सीताराम की आदमी नहीं करी थी और वो उसमें कैद हो गए थे। ये सब यही कर रहा था जिससे अमृता समझ गई थी कि यहाँ पर उसके पिता से बढ़कर भी कोई चीज है। और देखो, यहाँ तो मेंशन के 100 फीट नीचे खजाना दबा मिल गया है और यहाँ पर उसी के पीछे सीताराम काम करवा रहा था। अब सीताराम के आदमी अमृता को मारते हैं और बेहोश कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक से ही कालिदास की आत्मा बाहर आकर अमृता में समा जाती है, जिसके चलते वो सबको खत्म कर देती है और सीताराम, पुलिस ऑफिसर और जयप्रकाश सब खत्म हो जाते हैं। अब बस कालिदास की स्पिरिट अपनी बीवी से मिलकर उसको ठीक करती है और मोक्ष की तरफ चल देती है, जहाँ पर हमको एक और बात पता चलती है कि अमृता की माँ को सारी सच्चाई पहले से पता थी, लेकिन अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। शायद से सीताराम और जयप्रकाश ने और ऑफिसर ने उसको डराया होगा और जिसके चलते वो बीमार होती चली गई। अमृता को उसके पिता की पोस्ट मिल जाती है और उनको देश का हीरो घोषित कर दिया जाता है, जिसके लिए उनको अवार्ड भी मिलता है। खजाने की सच्चाई और कल्प्रिट्स के बारे में सबको पता चल चुका था और बस अब इस खजाने को ढूंढने का काम शुरू कर दिया जाता है, जहाँ पर फिर से वही मिस्टीरियस आदमी अमृता को वार्न करता है कि वो खजाने को ना ढूंढे, लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं मानती। वो गवर्नमेंट के लिए उसको सर्च करती है और उसको नीचे टनल में एक सिक्का मिलता है जिसके ऊपर 3 नाग बने हुए थे, यानी कि इस खजाने की रखवाली नागास कर रहे हैं। और नागास एक बहुत ही फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। साथ ही साथ पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के अंदर रियल में ऐसे वर्ड्स हैं जिस पर ऐसे नागास रक्षा करते हैं। कुछ तो अभी ओपन भी नहीं करे गए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी मिस्ट्री के बारे में डिटेल में कवर करूं तो कमेंट
कमेंट सेक्शन में नागास लिख देना। बहुत ही मिस्टीरियस है, मजा आएगा इसको एक्सप्लेन करने में। एनीमे इज कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ। उसके सीनियर्स उसको बोलते हैं कि उस सिक्के को छोड़ दो, लेकिन अचानक से ही अमृता को कोई अदृश्य शक्ति अंदर खींच लेती है और इस सिक्के के साथ धरती में एक होल भी बन जाता है। और इसी के साथ में ये मिनी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मेंशन 24 की कहानी। बाकी आप लोग बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन और सीरीज कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।